नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन मेसोपोटामिया के एक बहुत ही अहम दौर की और एक ऐसे शासक की जिन्हें अक्सर सिर्फ उनके कानूनों के लिए याद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं बेबीलोन के छठे राजा हम्मुराबी की। इनका शासनकाल था 1792 से 1750 ईसा पूर्व तक। हाँ, बिल्कुल। और जिन स्रोतों पर हम आज गौर कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि हम्मुराबी की कहानी सिर्फ कानूनों तक ही नहीं है। ये कहानी असल में युद्ध, रणनीति और कैसे एक बिखरे हुए इलाके को एक साम्राज्य में बदला गया उसकी है। उनका वो मशहूर कोड तो बस एक हिस्सा है, कह सकते हैं। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझे कि कैसे हम्मुराबी, जिन्हें हम एक लॉ मेकर के तौर पर जानते हैं, उन्होंने असल में अपनी मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी कूटनीति से बेबीलोन को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। तो शुरुआत कहाँ से करें? उस समय का मेसोपोटामिया कैसा था वो? देखिए, हम्मुराबी के सत्ता में आने के वक्त मेसोपोटामिया कई, आप कह सकती हैं, शहर राज्यों का एक जाल था। ताकतवर शहर राज्य थे, जैसे उत्तर में असीरिया था, दक्षिण में लरसा, फिर एस्नुना, मारी, इसीन, ये सब थे। और इन सब में लगातार अपनी सीमाओं को लेके, अपने दबदबे को लेके खींचतान चलती रहती थी। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी उस वक्त। अच्छा, माहौल काफी तनाव वाला था। तो ऐसे में एक नए राजा के लिए क्या चुनौतियां रही होंगी? आती जंग शुरू कर दी उन्होंने? नहीं, शुरुआत में उनकी चालें काफी सोची समझी थीं, ऐसा लगता है। पहले करीब 20 साल यानी लगभग 1792 से 1770 ईपू तक उन्होंने अंदरूनी तौर पर बेबीलोन को मजबूत करने पर ध्यान दिया, जैसे इसीन और उरुक जैसे दक्षिणी शहरों पर कब्जा किया। इससे बेबीलोन दक्षिण में एक अहम प्लेयर बन गया। और साथ ही उन्होंने गठबंधन, अलायंसेस बनाने शुरू किए। ओके, तो पहले अपनी पोजीशन मजबूत की, फिर बड़े कदम उठाए। ये विस्तार वाला फेज कब और कैसे शुरू हुआ? हाँ, लगभग 1764 ईस्वी पूर्व के आसपास वो तस्वीर बदलनी शुरू हुई। सबसे पहला निशाना बना दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य लरसा। वहां के राजा थे रिमसिन। हम्मुराबी ने यहाँ चालाकी दिखाई। उन्होंने मारी और एस्नुन्ना जैसे राज्यों से पहले हाथ मिलाया और फिर लरसा पर हमला किया। एक लंबी घेराबंदी चली और फिर 1764 ईस्वी पूर्व में लरसा उनके कब्जे में आ गया। दिलचस्प। सहयोगियों का इस्तेमाल करके एक बड़े कॉम्पिटिटर को हटाया। लेकिन क्या ये गठबंधन टिके? फिर क्या हुआ? यहीं पर कहानी और, कह सकते हैं, पेचीदा हो जाती है। लरसा की जीत के फौरन बाद ही हम्मुराबी अपने पुराने सहयोगियों के खिलाफ हो गए। 1762 ईस्वी पूर्व में उन्होंने एस्नुन्ना को हराया। ये जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि एस्नुन्ना महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर था, तो इससे हम्मुराबी का कंट्रोल मध्य मेसोपोटामिया तक बढ़ गया। और मारी, वो भी तो एक जरूरी सहयोगी और ट्रेडिंग हब था, खासकर फरात नदी के किनारे। बिल्कुल। मारी और उसके राजा जिमरी लिम, वो भी पहले हम्मुराबी के सहयोगी थे। लेकिन 1761 ई पूर्व में हम्मुराबी ने मारी पर भी हमला किया, शहर जीता और उसे तबाह कर दिया। क्यों? शायद फरात नदी के व्यापार मार्ग पर पूरा नियंत्रण हासिल करना, यही मुख्य कारण रहा होगा, ऐसा माना जाता है। ये तो काफी नाटकीय घटना है। हम ये सब कैसे पता चलता है? इन गठबंधनों का बनना, टूटना, इन युद्धों की इतनी बारीक जानकारी? इसका श्रेय काफी हद तक जाता है मारी अभिलेखों को। जब मारी शहर की खुदाई हुई तो वहां के शाही महल से हजारों मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, क्ले टैबलेट्स। इन पर उस दौर के खत हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, संधियां हैं। इन्हीं से हमें हम्मुराबी की डिप्लोमेसी, उनके वादे और फिर उनके हमलों का पता चलता है। ये अभिलेख दिखाते हैं कि वो साम्राज्य बनाने के लिए कितने दृढ़ थे। समझ गया। तो दक्षिण और मध्य मेसोपोटामिया पर नियंत्रण के बाद क्या उत्तर की बारी आई? हाँ, उसके बाद उन्होंने उत्तर की ओर ध्यान दिया और लगभग 1755 से 1750 ईसा पूर्व के बीच असीरिया के जो बचे खुचे इलाके थे उन्हें भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह उन्होंने मेसोपोटामिया के एक बहुत बड़े हिस्से को बेबीलोन के झंडे तले एकजुट कर दिया। इन लगातार युद्धों और विजयों का ओवरऑल नतीजा क्या निकला? एक यूनिफाइड साम्राज्य तो बन गया, लेकिन और क्या बदला? कई बड़े बदलाव आए। पहला तो, जैसा आपने कहा, मेसोपोटामिया के बड़े शहर राज्य एक साम्राज्य में बन गए, बेबीलोन उसकी राजधानी बनी। दूसरा, फरात और टिग्रिस जैसी नदियों के जो अहम व्यापार मार्ग थे उन पर कंट्रोल आ गया,
इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। और तीसरा, दशकों की जो लड़ाई चल रही थी उसके बाद इलाके में एक तरह की कह सकते हैं शांति और स्थिरता आई, भले ही वो बेबीलोन के दबदबे के तहत थी। लेकिन इतने बड़े और इतने विविध इलाके को संभालना भी तो एक चैलेंज रहा होगा। क्या यहीं पर उनके मशहूर कानूनों की, उस कोड की भूमिका आती है? एकदम सही। यही हम्मुराबी की प्रशासनिक समझ दिखती है। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, अलग अलग रीति रिवाजों वाले लोगों पर शासन करने के लिए एक कॉमन कानून व्यवस्था की जरूरत थी। यही हम्मुराबी की संहिता काम आई। इसमें 282 कानून थे जो ट्रेड, फैमिली, क्राइम, इन सब मामलों को देखते थे। वो जो मशहूर सिद्धांत है आंख के बदले आंख, वो इसी का हिस्सा है। ये शायद उस समय न्याय को ज्यादा सिस्टमैटिक और राज्य नियंत्रित बनाने का एक प्रयास था। ये कानून साम्राज्य को एक धागे में पिरोने का एक जरिया बने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम्मुराबी की सैन्य सफलताएं और उनकी प्रशासनिक उपलब्धियां, खासकर उनकी वो कानून संहिता, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। मतलब युद्धों ने वो मंच तैयार किया जिस पर फिर स्थिरता और व्यवस्था कायम की जा सके। बिल्कुल। हम्मुराबी सिर्फ योद्धा या सिर्फ कानून बनाने वाले नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने युद्ध, कूटनीति और प्रशासन, इन सब का इस्तेमाल करके मेसोपोटामिया का नक्शा ही बदल दिया। उनकी विजयों ने ही वो स्थिरता पैदा की जिसमें उनकी संहिता, उनका कोड प्रभावी हो सका। तो आज हमने देखा कि कैसे हम्मुराबी ने तलवार और समझ दोनों के बल पर बेबीलोन को एक महान साम्राज्य बनाया। ये वाकई कमाल की कहानी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर मारी के वो अभिलेख कभी मिलते ही नहीं जो हम्मुराबी के अपने गठबंधनों को तोड़ने और पूर्व सहयोगियों पर हमला करने की कहानी बताते हैं, तो क्या इतिहास उन्हें सिर्फ एक महान कानून निर्माता और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में ही याद रखता? साम्राज्य बनाने की प्रक्रिया में जो कड़े और कभी-कभी कह सकते हैं निर्मम फैसले लेने पड़ते हैं, क्या वे अक्सर महानता के पर्दे के पीछे छिप जाते हैं? ये सवाल इतिहास को देखने का एक अलग नजरिया देता है ना?